Guys, मेरा नाम विशाल चंद्र। सब्सक्राइब टू माय चैनल विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11-12 पार्ट 2 में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्वागत है। पार्ट 2 है ये। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब टू माय चैनल विशाल चंद्र अकाउंटेंसी 11-12 कॉमर्स ज्ञान इज माई कॉमर्स ज्ञान 10 इज माई इंस्टाग्राम पेज। फॉलो दिस फॉर द अपडेट्स एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट 2। चलिए देखते हैं एक सेकेंड, जस्ट एडजस्टिंग ट्राइपॉड। कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट प्राइस एट विच इट वॉज एक्वायर्ड। द कॉस्ट बिकम सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। देखिए क्या कह रहा है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार हिस्टोरिकल कॉस्ट के एन एसेट जो होता है रिकॉर्ड किया जाता था या किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में एट प्राइस, उस प्राइस पे जिस पे वो खरीदा गया, जिस पे वो पाया गया है। द कॉस्ट बिकम बेसिस ऑफ सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। जो कॉस्ट है वो सब्सिक्वेंट है अकाउंटिंग फॉर द एसेट, सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग है फॉर द एसेट, उस संपत्ति के लिए। ठीक है। सिंस एक्विजिशन रिलेट्स टू पास्ट, जो एक्विजिशन है वो लागत जो है वो पास की लगती है। इट इज रिफर्ड टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। दिस कॉस्ट बेसिस ऑफ वैल्यू, दिस कॉस्ट इज अ बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कॉस्ट है वैल्यूएशन निकालने के लिए होती है एसेट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल भैया, इफ़ अ बिजनेस एंटिटी परचेज, कोई बिजनेस एंटिटी है परचेज की बिल्डिंग 20 लाख रुपए की, इट वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ दिस एट दिस फिगर। उसको रिकॉर्ड कर ली जाएगी। सब्सिक्वेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सब्सिक्वेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, जो बढ़ रही घट रही है, उससे मतलब नहीं बिल्डिंग का, जो भी रिकॉर्ड वो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड हैविंग डुअल एस्पेक्ट। जो भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो डुअल एस्पेक्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देखा जाए, दूसरी भाषा में समझा जाए, दूसरी शब्दों में समझा जाए, एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट। जो भी ट्रांजैक्शन है 2 एस्पेक्ट में एस्पेक्ट करता है। इफ़ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक अकाउंट डेबिट किया जाता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट शुड बी मस्ट बी क्रेडिटेड। ठीक है, द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है इसी थ्योरी पे बेस्ड है। जो कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम पे। एसेट इज इक्वल टू जो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू साइड बैलेंस शीट ऑलवेज इक्वल। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो बैलेंस शीट का जो दोनों साइड होता है वो इक्वल होता है। ठीक है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। चलिए देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या है? रेवेन्यू मीन अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू इज अर्न बाय सेल ऑफ अ गुड बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन एट टाइम particular period which revenue is realized. Revenue deemed to be realized when title ownership of the good has been transferred to purchaser when legally paid the amount. इसका मतलब ये सर कि छात्राओं रेवेन्यू मीन्स का मतलब है यहाँ पे वो हो रहा है जो एडेड होता है कैपिटल में। ठीक है, जो मुनाफा हो रहा है रेवेन्यू में वो कैपिटल में ऐड हो रहा है या ऐड होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है बिजनेस ऑपरेशन पे? रेवेन्यू अर्न बाय सेल ऑफ अ गुड्स। रेवेन्यू जो निकलता है सेल ऑफ गुड्स पे निकलता है और प्रोवाइडिंग सर्विस पे। कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइन एट द टाइम एंड और पर्टिकुलर पीरियड इन विच रेवेन्यू इज रियलाइज। जो कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का पहचाना गया है, डिटरमाइन किया गया है एट उस टाइम पे, पर्टिकुलर पीरियड पे, जब रेवेन्यू
निकलता है, ठीक है, रेवेन्यू जब पता चलता है। रेवेन्यू इज डीम टू बी रियलाइज व्हेन टाइटल और ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। रेवेन्यू तब रियलाइज होता है जब टाइटल हुआ या ओनरशिप, उसकी पहचान है गुड्स की, ट्रांसफ़र हो जाती है परचेजर टू सेलर तक, व्हेन ही लीगली पे द अमाउंट, जब अगर वो पूरा अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट एडवांस रिसीव अगेंस्ट सेल इज नॉट रिकॉर्डेड एट द सेल। एडवांस जो रिसीव हुआ है वो सेल पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्रेडिट सेल ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑन द डे सेल्स आर मेड। क्रेडिट सेल्स आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू। क्रेडिट सेल्स जो है ट्रीटेड एज रेवेन्यू होगा ऑन द डे सेल्स आर मेड आउट, उस दिन पे जहाँ सेल्स बनती है, ठीक है, नॉट उस दिन जब बायर अमाउंट पे कर देता है। खाली वो मतलब कि वो तो बायर अमाउंट पे कर दिया है, बायर ने अमाउंट पे कर दिया, पर वो क्रेडिट पे नहीं कहलाएगा। क्रेडिट वो होगा जिस दिन सेल्स बनी थी क्रेडिट पे और रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट और दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ अ नेट प्रॉफिट। जो कॉन्सेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इन डिटर्मिनेशन द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बिजनेस ऑपरेशन से ऑल कॉस्ट, जो सारी लागत है, विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज्ड। ऑल कॉस्ट चार्ज की जाएगी रेवेन्यू से अगेंस्ट दैट रेवेन्यू, ठीक है, वही बात पड़ी। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट when the revenue should be recognized and cost incurred generating that revenue should be recognized। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार देखा जाए रेवेन्यू शुड तब पहचाना जाएगा जब कॉस्ट इनकर्ड हुई है और जनरेट की गई है, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, उसका पहला पॉइंट देख लेते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट का। व्हेन एन आइटम ऑफ रेवेन्यू इज included in the profit and loss account, all expense incurred on it, whether paid or should not be shown as expense and with profit loss account। आइटम हो रेवेन्यू का इज इंक्लूडेड, तब इंक्लूड किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब ऑल एक्सपेंस, जो सारे खर्चे इनकर्ड हुए हैं, चाहे पे किए हों चाहे ना पे किए हों, एज अ एक्सपेंस should not be shown in the expense in the profit और लॉस अकाउंट में, ठीक है, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाई जाएंगे। सर when some expense say insurance premium is paid partly for next year, partly relating to next year, partly shown as expense, वो partly जो है नेक्स्ट ईयर का होगा, also relating to next year shown as the expense, जो ऑल्सो मतलब कि जो पार्ट था इंश्योरेंस प्रीमियम का नेक्स्ट ईयर में, वो एक्सपेंस के उसमें शो किया जाएगा नेक्स्ट ईयर, फॉर नॉट दिस ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर में शो किया जाएगा, नॉट ई करंट ईयर पे, ठीक है। दिस मीन पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट बेनिफिट विल बी डिराइव्ड एज रेवेन्यू विल बी अर्न इन फ्यूचर शोड इन द बैलेंस शीट ऑफ एसेट साइड्स एंड रेस्ट इज ट्रीटेड एज, मतलब कि भैया दिस मीन्स का मतलब पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगेंस्ट बेनिफिट डिराइव और डिराइव्ड विच बेनिफिट, जो उसका बेनिफिट डिराइव हुआ है, रेवेन्यू अर्न हुआ है फ्यूचर भविष्य में, उसको चाहिए कि शो हो बैलेंस शीट में एज एन एसेट, संपत्ति की उस पर साइड पे, एंड रेस्ट ट्रीटेड, जो बचा कुछ है, ट्रीटेड एज एक्सपेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर में होगा। थर्ड पॉइंट, cost of goods remaining unsold at the end of year together with the expense incurred on it must be carried forward to the next year, as the good will be sold only previous year when the next period। cost जो है cost of goods was remaining unsold at the end of year, cost of the goods जो remaining है unsold, जो बिकी नहीं है एंड ऑफ द ईयर में, टुगेदर विद एक्सपेंस इनकर्ड ऑन इट, जो उसके साथ एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है, मस्ट बी कैरीड फॉरवर्ड कर देंगे उसको नेक्स्ट ईयर में एज दीज ड्यूरिंग नेक्स्ट पीरियड। ऐसा मतलब कि एज दीज गुड्स विल बी सोल्ड, जो गुड्स है नेक्स्ट पीरियड में, एज सच क्लोजिंग स्टॉक इज एन ओवर नेक्स्ट पीरियड एज ओपनिंग स्टॉक। मतलब कि सर जो एक्सपेंस है वो तो कैरीड फॉरवर्ड हो गया, ठीक है,
और जो क्लोजिंग स्टॉक है पिछले साल का, वो नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये है, ठीक है। सिमिलरली इनकम रिसीव must be added in revenue and income received advance must be deducted from the revenue. Similarly income receive हुई है must be added in revenue. इसी तरह देखा जाए, जब इनकम रिसीव हुई है जो कि ऐड हो जाएगी रेवेन्यू में, और इनकम इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू, और जो एडवांस इनकम है वो डिडक्ट हो जाएगी रेवेन्यू से। ये सब कॉन्सेप्ट है भैया, रूल्स रेगुलेशन है, जिसको एक बार रीड कर लीजिए, ये सब आप रीड कर लीजिए। और ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली नहीं छात्राओं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो कि मैं फोर्थ पार्ट तक, ठीक। और उसको आप याद कर लीजिए, खाली कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंडिंग वे में याद रखिए बस, ठीक है। अब अगला पार्ट 2 में मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है ये पार्ट 1 का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है।